Good morning, guys. Let's start our new topic, that is glycolysis. Okay. Now, in glycolysis, what's the term glycolysis mean? So, lysis means splitting and glyco means sugar. Now, here your sugar can be glucose or fructose, but your sugar must be monosaccharide. और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों तो मोनोसेक्राइड ही है. ठीक है, उसको फर्दर ब्रेकडाउन मोनोसेक्राइड यानी क्या, जिस शुगर का फर्दर ब्रेकडाउन ना कर सको, दैट इज योर मोनोसेक्राइड. तो ग्लाइकोलाइसिस में हम ब्रेकडाउन करेंगे ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, हम जो साइकिल पढ़ेंगे हम उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे. बट अगर आपको क्वेश्चन में पूछे, ठीक है, कि ग्लूकोज का ही हम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, हम फ्रुक्टोज का भी ब्रेकडाउन कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज फ्रुक्टोज भी क्या है, मोनोसेक्राइड शुगर है. ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, वो मैंने आपको बताया था. ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक सब में होता है, यूनिवर्सल स्टेप है, सभी में होगा. एनारोबिक में लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस नहीं होता, बट ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में होता है. एनारोबिक में रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होता है. ठीक है, ये एक 10 स्टेप रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि एम्डेन, मेयरफ और पन्नास ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसे डिस्कवर किया. दैट्स व्हाई हम इसे ईएमपी पाथवे भी कह सकते हैं. ओके, हम ये साइकिल स्टार्ट करते हैं. ओके, ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बोला कि आपका जो ग्लूकोज होगा वो यूज होगा. सो दैट ग्लूकोज वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. नाउ ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि आपको फॉस्फेट ऐड करना पड़ा. तो वो फॉस्फेट आपने कैसे ऐड किया, आपने एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करके ये फॉस्फेट इस ग्लूकोज में ऐड कर दिया और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया. वेरी इजी. अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ दैट इज हेक्सोकाइनेस. हेक्सो बिकॉज ग्लूकोज इज अ हेक्सो शुगर. काइनेस हम वहां यूज करते हैं जहाँ पे हमें फॉस्फेट जो ग्रुप है वो ऐड करना हो. तो ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, इसीलिए काइनेस लिखा. ठीक है, एंड हेक्सो बिकॉज ग्लूकोज इज योर हेक्सो शुगर, C6H12O6 हम कहते हैं. ठीक है, और ये जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल स्टेप है. आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस ग्लूकोज नहीं बना सकते. जहां जहां पे मैं एक एरो करूं वो इरिवर्सिबल स्टेप, जहां पे 2 एरो करती हूँ वो रिवर्सिबल स्टेप हो जाएगी. उसके बाद आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट. ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा. तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसे अपन आइसोमरेज कहते हैं. तो यहाँ पे भी जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, आइसोमरेज. लेकिन फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज क्यों, हम सबस्ट्रेट के नाम से एंजाइम का नाम जानते हैं. अब ये स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं लिख सकते ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज, थोड़ा मॉडिफाई करें एंजाइम के नाम को. तो ग्लूकोज है लेकिन फॉस्फेट वाला, इसीलिए फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज. ठीक है, ओके. नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे आपका बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. ठीक है, अब यहाँ पे भी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, यानी फ्रुक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे से भी फॉस्फेट आया, तो वो भी हम एटीपी के ब्रेकडाउन से लेकर आएंगे. एटीपी को एडीपी और पीआई में तोड़ा और ये पीआई जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐड किया और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना लिया. यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड किया, तो काइनेस हम फॉस्फेट ऐड करने के लिए यूज करते हैं और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज लिखेंगे. ठीक है, फ्रुक्टोज फॉस्फेट वाला, उस पे काइनेज ऐड किया, मतलब उस पे फॉस्फेट ऐड किया, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, PFK. ओके, उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से आपका बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ये स्लैश कहाँ से आ जाता है यार, या यहाँ पे आपका क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को शॉर्ट में हम G3B भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे 3PGAL भी कह सकते हैं. PGAL फॉर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड.
3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड बना, सो दैट इज योर एल्डोलेस। ठीक है, और ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दैट इज इंटर कन्वर्टेड टू योर DHAP। DHAP. Now this DHAP stands for what? So this DHAP stands for dihydroxy acetone dihydroxy acetone फॉस्फेट। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसेटोन फॉस्फेट। अब मैं आपको यहाँ पे जो एंजाइम है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसेटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, बस फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ पे एसेटोन यानी कि कीटोन ग्रुप। सो यहाँ पे भी जो एंजाइम यूज होगा दैट इज योर आइसोमरेज ओनली। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ट्रायोस फॉस्फेट भी लिखा है। तो भाई ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, मैंने बोला जहां पे ग्लिसरॉल्डिहाइड आए वहां पे 3 कार्बन याद रखो। ठीक है, और DHAP में भी 3 होते हैं, इसीलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट। तो एंजाइम को भी हम ट्रायोफॉस्फो आइसोमरेज कह सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फो आइसोमरेज कह सकते हैं। ठीक है, बट हमें कौन से टाइप का पूरा नाम याद मत रखो, सिर्फ आइसोमरेज होता है, इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है, यहाँ से अपन अगर कार्बन की कैलकुलेशन करें तो ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन हुए, इसमें भी 6 कार्बन हुए, ग्लिसरॉल बना यानी कि कितने कार्बन हुए, 3 कार्बन हुए भाई यहाँ पे। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे तब जाके 6 बैलेंस होंगे, इसके भी 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तब क्योंकि ये भी 3 कार्बन वाला है तो तब जाके 6 बैलेंस होंगे। समझ आया? अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, वन थ्री बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। देखो मैंने यहाँ पे एरो शो नहीं, DHAP के नीचे एरो शो नहीं किया, बिकॉज DHAP सारा का सारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जिसका जो उसका दूसरा नाम है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी यही सब कुछ, हाँ आगे से यही आएगा, 3 कार्बन हो गए सब में आगे और 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो सब में आपको याद रखना है। अब देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, यानी कि ग्लिसरिक यानी क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। मतलब था आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड और आपके पास बना कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना, यानी कि आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, सो दैट इज ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना। तो यहाँ पे जो आपका एंजाइम होगा दैट इज G3P यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव होना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो फिर वो हाइड्रोजन किधर जाएगा, तो भाई वो हाइड्रोजन आपके NAD+ जो है उस हाइड्रोजन को लेके बना लेंगे NADH+H+। जैसे फोटोसिंथेसिस में NADP+ होता था, P फॉर फोटोसिंथेसिस, NADP। आपको रेस्पिरेशन में P नहीं लिखना, NAD+, नॉट NADP+, NAD+ से NADH+H+ बना। ठीक है, दूसरी आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे तो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट भी ऐड हुआ, तो ये जो फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को जगह नहीं दिख रही, कहाँ लिखूं मैं, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3 कार्बन होते हैं, वो तो पता है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 H3PO4 आ जाएंगे, 2 H3PO4। ठीक है, 2 H3PO4 क्यों, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल बने, इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो ये भी 2 NAD+, 2 NADH, 2 H+। ठीक है, सब 2-2 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके भी कितने बने हैं आपके पास, 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं भाई, इंटू 2। समझ आया? यहाँ से सभी कैलकुलेशन 2 वाली हो जाएगी। यहाँ पे 2 H3PO4 से ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आया,
तो ये 1,3 बिस फॉस्फो, दो फॉस्फो, फर्स्ट पे जो फॉस्फेट आया वो H3PO4 में से आया। दो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। एंजाइम मैंने डिहाइड्रोजिनेस क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, CHO से COOH बन रहा है, ऑक्सीडेशन यानी हाइड्रोजन रिमूव होना, इसमें से रिमूव हो रहा है। वो कौन ले रहा है, NAD प्लस ले रहा है, ना कि NADP प्लस। ओके। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से आपका बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर क्या बोल सकते हो 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3 PGA, देखो 3 PGA और 3 PGAL में कितना फर्क है। 3 PGAL यानी 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। 3 PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इक बोलो या एट बोलो, एक ही हुआ। वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही यूज होते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो 1 पोजीशन से फॉस्फेट रिमूव हो गया, तो वो कैसे हुआ होगा, तो उसके लिए क्या हुआ भाई, ADP आया। ठीक है, उसने यहां से फॉस्फेट लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। सो इसके दो मॉलिक्यूल्स है, तो 2 ADP किस में कन्वर्ट हुए, 2 ATP में कन्वर्ट हुए, ऐसा मैं कह सकती हूं। ओके। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, सो एक्चुअल में यहाँ पे जो एंजाइम है इसने ट्रांस फॉस्फोरिलेज आना चाहिए, क्योंकि यहां से जो फॉस्फेट ग्रुप है ट्रांस यानी ट्रांसफर हुआ है ADP को और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए इंटू 2। ठीक है। सो एक्चुअल में एंजाइम ट्रांस फॉस्फोरिलेज होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बुक में एंजाइम दिया है, वही अपन लिखेंगे। एंड दैट एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। अब वो जो एंजाइम है ना, वो आपको रिवर्स स्टेप का दिया है, यानी देखो आप 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करोगे तो एक फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक में करना पड़ेगा, दोनों सेम ही हुआ तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। तो ये रिवर्स स्टेप का एंजाइम दिया है। ऐसे आगे आना है, 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरिक बनाना है तो ऑफकोर्स ट्रांस फॉस्फोरिलेज ही आपको चाहिए, लेकिन आपको रिवर्स स्टेप का एंजाइम दिया है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो बहुत सारी बुक में ये एंजाइम गिवन है। ठीक है। सो हम ये वाला एंजाइम याद रखेंगे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। नाउ ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपका बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, 2। एंजाइम कौन सा होगा भाई, सिर्फ पोजीशन चेंज की है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस, यानी म्यूटेस एंजाइम जो होता है वो जब फॉस्फेट की पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करने के लिए म्यूटेस एंजाइम होता है। ठीक है। आइसोमर कब आता है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप में छोटा बहुत डिफरेंस आ जाए, तो आइसोमरेज। म्यूटेस कब आता है, जब फॉस्फेट की पोजीशन चेंज करनी हुई मुझे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक से 2 फॉस्फोग्लिसरिक, सेकंड नंबर पे मुझे फॉस्फेट पहुंचाना है। ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद आपका बनेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, PEP। पढ़ा है PEP हमने, C4 प्लांट में भी पढ़ा है, केम प्लांट में भी पढ़ा है, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है। अब यहाँ पे इनॉल ग्रुप हमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे एंजाइम कौन सा आ जाएगा, इनोलेस। और यहाँ पे ये स्टेप जब होता है तो 2 मोल ऑफ वाटर रिलीज होते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया, PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 3 3। ये वाले स्टेप से सब में कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट। ओके। उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP बना, उसके बाद लास्ट में
आपका बन जाएगा पायरुविक एसिड, या फिर आप उसको पायरुवेट भी कह सकते हो। पायरुविक एसिड या फिर उसको क्या कह सकते हैं, पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है। ये वापिस से स्लैश, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो अल्टीमेट आपको ग्लूकोज से प्रोडक्ट क्या मिले, 2 पायरुविक एसिड। अब एंजाइम, एंजाइम तो बाद में देखते हैं। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक यानी फॉस्फेट गायब हो गया, कौन लेके गया होगा वो फॉस्फेट, कौन लेके गया होगा फॉस्फेट, एडीपी लेके गया होगा। मतलब यहाँ पे एडीपी का कन्वर्जन किसमें हुआ होगा, एटीपी। कितने एडीपी हो गए, 2, क्योंकि 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, तो यहाँ पे हमारे 2 एटीपी बने, और ये वाले स्टेप में हमारे 2 एटीपी बने। ठीक है। अल्टीमेट प्रोडक्ट इज योर 2 पायरुविक एसिड। तो ये हमारी पूरी साइकिल हो गई हर एक। हाँ, इस साइकिल में यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, तो देखो यहाँ पे आपका जो एंजाइम आपको गिवन है इस स्टेप में बुक्स में, वो इन लोगों ने दिया है पायरुवेट काइनेस, पायरुवेट काइनेस। जबकि यहाँ पे, सॉरी मैं एरोस बताना भूल गई, ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस है। हाँ, ये वाला भी रिवर्सिबल, ये वाला भी रिवर्सिबल, ये वाला इरिवर्सिबल है। आपका स्टेप नंबर 1 जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर स्टेप नंबर 3, ठीक है, एंड ये आपका जो स्टेप नंबर 10 है ये इरिवर्सिबल है। बाकी सारे स्टेप आपके रिवर्सिबल होगा। आपके 1, 3 और 10 नंबर के जो स्टेप है वो कैसे हो जाएंगे, इरिवर्सिबल। ठीक है। यहाँ पे उल्टा आपको एंजाइम दिया, देखो पायरुविक एसिड को, जब पायरुविक एसिड है जिसको पायरुवेट भी कहते हैं, उसको जब आपको फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी पीईपी में कन्वर्ट करना हो तो पायरुवेट में फॉस्फेट ऐड करेंगे, ये सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ऐड करेंगे तब जाके पीईपी बनेगा। तो पायरुवेट काइनेज यानी उल्टा दिया है एंजाइम। पीईपी से अगर आपको पायरुविक एसिड बनाना हो तो, पीईपी से पायरुविक एसिड बनाना हो तो पायरुवेट काइनेस कैसे हो सकता है, गलत हो गया फिर ये तो लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है पायरुवेट काइनेस, बहुत सारी बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन वो पायरुविक एसिड से जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है ना पीईपी, तब पायरुवेट काइनेस यूज होता है। ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से अगर आपको पायरुविक एसिड बनाना है तो फिर ट्रांसफॉस्फोरिलेज जैसा ही कुछ यूज होगा, क्योंकि यहाँ से हमें फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करना है। लेकिन अगर पायरुवेट काइनेस लिखा है तो यू हैव टू रिमेंबर पायरुवेट काइनेस। तो हर स्टेप के एंजाइम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो ये साइकिल में पूरी एनसीईआरटी में दी है, उस हिसाब से अभी वापस से एक्सप्लेन करूंगी। अब इसमें नेट एटीपी कितने बने, तो देखो पहले आपके ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे थे तो आपको ग्लूकोज में फॉस्फेट चाहिए था, तो आपने एटीपी को तोड़ा फर्स्ट वाले स्टेप में। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा था, तब आपको वापस फ्रुक्टोज में एक और फॉस्फेट ऐड करना था, तो तब आपने वापस एटीपी को तोड़ा, यानी कि 2 एटीपी आपने यूज किए और यहाँ पे 4 एटीपी आपके बन रहे हैं। ठीक है। 2 एटीपी जो है वो आपने यूज किए यानी खर्च किए। ठीक है। एंड 4 एटीपी जो है वो बने। ठीक है। सो योर नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2। ग्लाइकोलाइसिस से भाई आपको पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी बने, सो ओनली 2 एटीपी। ठीक है। 2 एटीपी बने, 2 क्या बना, पायरुविक एसिड। दो ही एटीपी बनेंगे ना, कैलकुलेशन 2 के हिसाब से ही की थी मैंने। 2 एडीपी 2 एटीपी 2 एडीपी 2 एटीपी यानी 4 एटीपी, 4 एटीपी बने, यहाँ पे 2 एटीपी यूज हुए, मतलब नेट गेन कितना हुआ ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का, सिर्फ 2 एटीपी का आपको नेट गेन हुआ। ठीक है। कौन से स्टेप इसमें रिवर्सिबल है वो आप याद रखना, एंजाइम के नाम से याद रखना। ठीक है। अब एक बार एनसीईआरटी से हम ये समझ लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। चलो देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ठीक है।
रेड वाला यूज करते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करना हुआ हमें, तो 6 कार्बन, 6 कार्बन के नंबर तो लिखे, तो एटीपी को तोड़ा। यहाँ पे हमने ग्लूकोज में ऐड किया फॉस्फेट को। जब ऐड करने की बात आती है फॉस्फेट तो काइनेस यूज होता है, तो हेक्सोकाइनेस। ठीक है, ये स्टेप कैसा है, इरिवर्सिबल। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ये स्टेप कैसा है, रिवर्सिबल। इसमें आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है। किस पे यूज होता है आइसोमरेज एंजाइम, इससे ये बनता है ना, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे यूज होता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज ऐसा लिखेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए ग्लूकोज के जिसमें फॉस्फेट है यानी कि जो फॉस्फोग्लूको है उसमें आइसोमरेज ऐसा लिखते हैं, ऐसा नाम बनाते हैं, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, या कई कई बुक्स में दिया होगा फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया आइसोमरेज। क्यों, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, लेकिन ये एल्डो शुगर है, ये कीटो शुगर है, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये रिवर्सिबल स्टेप है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, यानी फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हुआ। ठीक है, 6 पे तो ऑलरेडी था लेकिन फर्स्ट पे भी ऐड हुआ, इसीलिए 20 फॉस्फेट लिखा है। ठीक है, फर्स्ट पे भी और 6 पे भी, इसीलिए 20 फॉस्फेट लिखा है। फर्स्ट पे कहाँ से ऐड हुआ, एटीपी को तोड़ के ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे ऐड हुआ, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेस लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं क्या लिखूंगी, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। ठीक है, या तो फिर इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, PFK, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यानी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। ठीक है, तो कौन से स्टेप में एटीपी यूज हुआ वो आपको ध्यान में रखना है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एटीपी हुआ यूज, इट इज एन इरिवर्सिबल स्टेप। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, कोई भी आइसोमरेज यूज होगा। ठीक है, पूरा याद नहीं रखोगे तो चलेगा, आइसोमरेज यूज होगा, ऐसा याद रखो। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, तो एटीपी ऐड करना हुआ, यानी एटीपी यूज हुआ। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे हुआ, इसलिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, देखो हमने 3 स्टेप कंप्लीट किए, 3 स्टेप कंप्लीट किया, 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद 3 कार्बन वाले कंपाउंड आते हैं। मतलब यहाँ से ऐसे याद रखो कि 3 स्टेप कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 3 कार्बन वाले कंपाउंड आते हैं। फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से 2 चीजें बनती है, और एक बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या तो जिसको 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को अगर मैं लिखना है तो लिख सकती हूँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। इसका दूसरा नाम इज 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि 3PGAL। ठीक है, ये इसके नाम हो गए। इसमें से क्या बनता है, डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे भी जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, आइसोमरेज। ठीक है, सारा DHAP इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगी। ट्रायोस फॉस्फेट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से आपके कितने कितने कार्बन हो जाएंगे, 3-3 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, सो 3-3 कार्बन यानी कि 3-3 कार्बन के 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तब जाके आप 6 को बैलेंस कर पाओगे। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना रहेगा। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बना, यानी CHO से क्या बना, COOH, ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दैट इज योर ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव हुआ यानी कि डिहाइड्रोजिनेस। तो आपका एंजाइम कौन सा यूज होगा, G3P डिहाइड्रोजिनेस। और ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो NAD+ को दे दिया, उसे NADH+H+ बन गया, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 NADH+H+ बनेंगे। और ये जो फॉस्फेट हमने दिया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, तो ये फॉस्फेट उसे कहाँ से मिला, 2H3PO4। तो ये फॉस्फेट जो है वो इसको ये वाला मिला। ठीक है, फॉस्फरिक एसिड वाला। तो ट्रायोस फॉस्फेट इसे भी कह सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है, तो 2-2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको 2 लिखा नहीं है, बट ये 2 ही होते हैं, फिर ये भी 2 ही होते हैं। ठीक है, 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनी, यानी 2 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। ट्रायोस फॉस्फेट यानी ट्रायोस बीस फॉस्फेट। ओके ओके ओके, जो मैंने गलती की थी पीछे के सेक्शन में कि ओ सॉरी, सही लिखा था, इसको भी ट्रायोस फॉस्फेट ही बोलेंगे, इसको भी ट्रायोस फॉस्फेट ही बोलेंगे, मैंने ये नहीं लिखा था। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को ट्रायोस बीस फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 दोनों जगह पे फॉस्फेट है। ठीक है, और ट्रायोस यानी 3 कार्बन तो इसमें है ही। ठीक है, सो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फर्स्ट से फॉस्फेट निकालने के लिए एडीपी को बुलाओ कि भाई तू फॉस्फेट ले जा, तो यहां से वो फॉस्फेट ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज योर ट्रांसफॉस्फोरिलेज। लेकिन देखो आपका
ये वाला जो स्टेप है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, ये वाला स्टेप भी रिवर्सिबल है, ठीक है। नाउ योर दिस वन स्टेप इज ऑल्सो रिवर्सिबल। मैंने आपको बताया था सिर्फ 1, 3 और 10 नंबर के स्टेप ही आपके रिवर्सिबल है, बाकी सारे स्टेप आपके रिवर्सिबल है। ये वाला स्टेप भी आपका रिवर्सिबल है। सो यहाँ पे एंजाइम एक्चुअल में कौन सा आना चाहिए, ट्रांसफॉस्फोरिलेज आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉस्फोरिलेज क्यों आना चाहिए, क्योंकि फॉस्फेट हट रहा है और वो एडीपी को जा रहा है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1 नंबर से फॉस्फेट एडीपी पे जा रहा है और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। इसको ट्रायस फॉस्फेट, तो ये ट्रायस फॉस्फेट इसको बोल सकते हैं, वो तो आपको पता चल जाएगा, ओके। बट आपकी एनसीईआरटी ने उल्टे रिएक्शन का एंजाइम दिया है। सीधे रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन एरो ऐसे है, सो योर एंजाइम इज ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ऐसे गया तो फॉस्फोग्लिसरिक से 3 फॉस्फोग्लिसरिक से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक बना, यानी कि 1 पोजीशन पे एंजाइम ऐड हुआ तो फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के लिए 8 और इक दोनों यूज कर सकते, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ये वाला एंजाइम गिवन है बुक्स में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो हम यही वाला याद रखेंगे, ठीक है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके भी दो, सब में 2-2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस। सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन पे चेंज है, पोजीशन पे चेंज करना हो फॉस्फेट की तो म्यूटेस एंजाइम यूज करेंगे। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना, इनोलेस, 1 मोल ऑफ वाटर नहीं, 2 मॉलिक्यूल से 2 मोल ऑफ वाटर निकलेंगे, 2 एडीपी 2 एटीपी 2 एडीपी 2 एटीपी, ओके। और यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा यूज होगा, पाइरुवेट काइनेस, इसमें भी उल्टे रिएक्शन वाला एंजाइम दिया, जबकि ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल ही है, फिर भी उल्टे रिएक्शन वाला एंजाइम दिया है आपको, पाइरुवेट काइनेस। ट्रांसफॉस्फोरिलेज होना चाहिए, बट आपको उल्टा जब जाए तो पाइरुविक में फॉस्फेट ऐड करोगे तब तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा, तो उल्टे रिएक्शन वाला पाइरुवेट काइनेस आपको दिया है, ठीक है, बट दिया है, सो यू हैव टू रिमेंबर पाइरुवेट काइनेस। अब ग्लाइकोलाइसिस का हम थियरी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी ने क्या दिया है वो हम जान लेते हैं, ओके। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस, यानी होता है शुगर, एंड लाइसिस स्प्लिटिंग, समझा दिया। टर्म किसने दिया था, सो एमडेन मेयर ऑफ पर्नास, एंड इज ऑफन रिफर टू एज ईएमपी पाथवे, साइंटिस्ट के नाम से। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, मतलब इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक में मैंने बोला था एरोबिक में चारों होती है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, एटीएस, लेकिन एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होता है, इसलिए इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वेदर इट इज एरोबिक और वेदर इट इज एनारोबिक। ग्लूकोज देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको एनारोबिक में समझाया था कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में ऐसा क्यों लिखा है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, क्योंकि बेटा यहाँ पे पूरा रेस्पिरेशन तो कंप्लीट नहीं हो गया ग्लाइकोलाइसिस में, अभी CO2 तो हमने नहीं बना दिया है ग्लूकोज को तोड़ के, अभी तो सिर्फ पाइरुविक एसिड ही बना है, इसीलिए बोला है पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। पार्शियल या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन वर्ड मैंने आपको कल एनारोबिक में भी लिखवाया था कि एनारोबिक में भी कंप्लीटली CO2, वाटर, एनर्जी, ये 3 प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्यों लिखा है, एक्चुअली ये गलत नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में तो हमें अभी CO2 नहीं मिला ना, अभी CO2, वाटर ये सब कुछ मिला क्या हमें, ग्लाइकोलाइसिस में तो नहीं मिला ना, वो अभी ETS तक पहुंचेंगे तब जाके हमें CO2 मिलेगा, इसीलिए पार्शियल ऑक्सीडेशन वर्ड यूज किया है। इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज, प्लांट में हमें ग्लूकोज सुक्रोज से मिलता है। 11 मतलब पहले जो प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर जो भी कट कर दिए गए उसमें दिया था कि प्लांट में ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, सो सुक्रोज से हमें ग्लूकोज डिराइव करना पड़ता है। आगे आएगा सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है आपका, सुक्रोज जो होता है उस पे इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है प्लांट में वो एक्ट करता है, और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो वो एंजाइम उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, इसीलिए आपका ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट जो होता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों हो सकता है, ठीक है। सो विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है वो आपको प्लांट में सुक्रोज से मिलता है, या तो फिर ग्लूकोज आपको कहाँ से मिल सकता है, फ्रॉम स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि स्टार्च से भी मिल सकता है। जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट में
प्लांट में कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो आपको ग्लूकोज जो है वो स्टार्च से भी मिल सकता है, यानी कि जो पॉलीसेकेराइड है उससे भी मिल सकता है, या फिर जो आपको ग्लूकोज है वो सुक्रोज से भी मिल सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है, और सुक्रोज आपका डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड तो वो किस में ब्रोकन डाउन होगा? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। तो ग्लूकोज आपको वहां से भी मिल सकता है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही उसका सबस्ट्रेट बन सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। यहाँ पे लिखा है उसको सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज एंड दिस टू मोनोसैकेराइड रेडिली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। दोनों एंटर कर सकते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोरिलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज होगा तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, अभी ग्लूकोज का समझते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, हेक्सोकाइनेस एंजाइम यूज होगा। ग्लूकोज को फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा? एक एटीपी टूट के, बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस। फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस। आइसोमराइजेस यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब क्या बनेगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोकाइनेस, sorry, phosphoglucoisomerase. Subsequent step of metabolism of glucose and fructose are same, यानी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के दोनों के मैकेनिज्म सेम है। अगर यहाँ पे फ्रुक्टोज है तो पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट सीधा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। लेकिन ग्लूकोज है तो ऐसे होगा मैकेनिज्म। सो इन शॉर्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के लिए सारे स्टेप सेम है। The various steps of glycolysis are depicted in glycolysis. A chain of 10 reactions under control of different enzymes take place to form pyruvate from glucose. ठीक है, pyruvate बनता है अपना। While studying the step of glycolysis, please note the step at which utilization or synthesis of ATP, मतलब कहाँ पे यूज हो रहा है। तो यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है एटीपी का भाई? जब एक बार ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब, और फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है तब आपका एटीपी यूज होता है। आपका एटीपी जो है वो सिंथेसिस कब होता है? तो जब आपको किसी में से फॉस्फेट निकालने की जरूरत हो तब एडीपी एटीपी बनाएगा। तो जब आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब आपका एटीपी सिंथेसिस होता है। और दूसरा जब आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तब आपका एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, सॉरी, या एटीपी इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप। पहले ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होना हुआ, और दूसरा जब फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। यहाँ पे किसने किया? हेक्सोकाइनेस। यहाँ पे किसने किया? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। द फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू, अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या बनेगा? 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड डीएचएपी। 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का दूसरा नाम ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो DHAP and PGL यानी 3-PGL। We find that there is one step where NADH plus H plus is formed from NAD plus। और वो स्टेप कौन सा है? तो जब आपका वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो 2 प्रोडक्ट बने उसमें जो एक प्रोडक्ट है योर 3 फॉस्फो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, उसमें से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो आपके ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, यानी आल्डिहाइड से इक, यानी कि CH से COOH यानी कि डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन हुआ वहां पे। ठीक है, CH से COOH बना, ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ यानी कि डिहाइड्रोजनेशन हुआ। तो डिहाइड्रोजनेशन कहाँ से हुआ? आल्डिहाइड से, PGL से हुआ। वो किसको मिला? NAD प्लस से, NAD प्लस को मिला, NADH प्लस H प्लस बन गया। दिस इज व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इक और एट दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम इक भी यूज कर सकते हैं और एट भी यूज कर सकते हैं पीछे। ठीक है, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ही है। या so 2 redox equivalent are removed in form of 2 hydrogen atom from PgAl। मतलब यहाँ पे बोला है कि PgAl से 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव होते हैं, यानी PgAl से PgAl से H प्लस रिमूव होना है, डिहाइड्रोजनेशन करना है। ठीक है, सो 2 H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ये रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव होती है। देखो एक NAD प्लस जो है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो ये NAD प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बन जाएगा NAD। ठीक है, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से एक H प्लस, यानी H प्लस और इलेक्ट्रॉन H मिला, बन गया NADH, और एक H प्लस इसका बचा तो ये एक H प्लस। सो
एक NADH प्लस H प्लस बनाने के लिए NAD प्लस से, ठीक है, इसमें से दो H प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन बारी में रिलीज हो गए, एक बारी में रिलीज हो गए। सो दो रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिलीज हो गए, दो H प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PGL, ठीक है, दो PGL नहीं, एक PGL की बात है, ठीक है। एंड तब दो रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिलीज हो गए, ठीक है, समझ आया। NAD प्लस एक इलेक्ट्रॉन से मिलेगा NAD प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, NAD बन गया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, दो रेडॉक्स इक्विवेलेंट क्यों लिखे हैं वो चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई आपको दो H प्लस और दो इलेक्ट्रॉन की नीड रहेगी कन्वर्जन के लिए। आपका एक NAD प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव लेगा तो कन्वर्ट होगा NAD में, फिर ये वाला NAD जब आपका वापिस से एक इलेक्ट्रॉन और एक H प्लस लेगा सो कन्वर्ट होगा NADH में। फिर जब आपका ये NADH एक H प्लस के साथ मिल जाएगा जो बचा वो, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, ये एक H प्लस यूज हो गया, इसका बचा ये दूसरा, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनी आपकी NADH प्लस H प्लस। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ कि आप लिख तो देते हो कि NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बना या NADP प्लस से NADPH प्लस H प्लस बना, लेकिन उस स्टेप में दो रेडॉक्स इक्विवेलेंट यानी दो H प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, वो चीज मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, PGL इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन हुआ, उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ PGL में से, एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ या बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्जन जो है इज एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, क्योंकि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक जब एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि उस वक्त आपको ATP को तोड़ना पड़ा, आई गेस दिस एनर्जी स्टेप बाय फॉर्मेशन ऑफ ATP। देखो आपको फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से क्या बनाना पड़ा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब एक और फॉस्फेट आपको ऐड करना पड़ा। तो वो फॉस्फेट आप कैसे ऐड कर पाओगे, ATP को तोड़ के ही तो ऐड कर पाओगे, ठीक है। सॉरी 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 बेटा सॉरी, मेरी मेरी मिस्टेक है। ये स्टेप में ऐसा मत सोचना, ATP दो ही जगह पे यूज होता है। पहला पहला जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, दूसरा जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। यहाँ पे जो आपको फॉस्फेट ऐड करना पड़ रहा है ना, वो तो आपका H3PO4 से आ रहा है, मैंने समझाया था आपको, सो वो मिस्टेक मत करना, ठीक है। द कन्वर्जन जो है इज एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ओके, द कन्वर्जन ऑफ बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब ये आपका बोल रहा है कि जब आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव करने के लिए आपका ADP आता है और वो इस फॉस्फेट को लेके बना देता है ATP। तो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस यानी इस कन्वर्जन के वक्त आपका ATP रिलीज होता है, ATP बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP। अनदर ATP कब बनता है, तो अनदर ATP तब बनता है जब आपका जो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट है वो अपना फॉस्फो रिमूव करके किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके जब वो पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो दूसरा ATP आपका तब बनता है, ठीक है। कितने ATP बनते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो, तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए। पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट है, उसका आगे फेट क्या होगा पायरुविक एसिड का, तो उस पर मैं आपको अभी बताऊंगी कि उसका फेट क्या होगा पायरुविक एसिड का, इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ओके, आगे क्या दिया है हमें, कि 3 मेजर वेस है जिसमें ये पायरुविक एसिड जो है वो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोड्यूस हुआ उसके 3 मेजर वेस है, मतलब उसके 3 फेट्स है। पायरुविक एसिड का आगे क्या होगा वो, सो ये वाली लाइंस में आपको अब जब आपको समझाऊंगी तभी पता चलेगी। सो हम ये वाला समझते हैं टॉपिक अब कि पायरुविक एसिड जो है उसका आगे फेट क्या होगा, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट यानी कि हमें मिल गया पायरुविक एसिड, 3 मेजर बेस, यानी कि ये पायरुविक एसिड अब एरोबिक रेस्पिरेशन में भी जा सकता है,
एरोबिक रेस्पिरेशन, या तो फिर ये पायरुविक एसिड जा सकता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो एरोबिक में जाएगा या एनएरोबिक में, वो डिपेंड करता है। अगर इसको O2 मिलता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के आगे की जो भी मेथड, सेलिंग रिएक्शन करना है, क्रेब्स साइकिल करना है, ETS करना है, वो सब कुछ करेगा। अगर उसे O2 नहीं मिलता है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि फर्मेंटेशन करेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन भी दो टाइप का हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट स्टडी अल्कोहलिक फर्मेंट। ओके, अब जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, देन नेक्स्ट होता है डीकार्बोक्सिलेशन, एंड योर थर्ड स्टेप इज रिडक्शन। और जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होगा, इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, बस डीकार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप गायब हो जाता है और सीधा हो जाता है इसमें रिडक्शन। ओके, नाउ आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलाइसिस हुआ। सो ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो आपको प्रोडक्ट क्या मिली होगी ग्लाइकोलाइसिस से? पायरुविक एसिड, यानी कि यू हैव योर पायरुविक एसिड। ठीक है, यू आर इन योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज योर ग्लाइकोलाइसिस, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप, तो इसमें क्या होगा, जो ये आपका पायरुविक एसिड है उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, दैट मीन्स कि उसमें से एक CO2 रिमूव हो गया। पायरुविक एसिड में 3 ही कार्बन थे, एक CO2 रिमूव हुआ तो 2 कार्बन वाला कोई कंपाउंड बना होगा, एंड दैट इज योर CH3CHO। CHO फॉर अल्डिहाइड, 2 कार्बन एसेटाल्डिहाइड, केमिस्ट्री है भाई, एसेटाल्डिहाइड प्लस CHO। योर थर्ड स्टेप इज रिडक्शन। अब रिडक्शन यानी कि किसी भी चीज का रिडक्शन करवाना, यानी कि उसमें हाइड्रोजन ऐड करना। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम क्या लाए, NAD प्लस लेकर आए या NADH प्लस H प्लस लेकर आए, उसका प्रोडक्ट ही लेके आते हैं NADH प्लस H प्लस, क्योंकि NADH में ही H है। देखो हमारे पास ऑप्शन है भाई, NAD प्लस से हमने ग्लाइकोलाइसिस में NADH प्लस H प्लस बनाया, तो रिडक्शन के लिए किसे लेकर आएगा, जो ऑलरेडी रिड्यूस्ड होगा, हाइड्रोजन दे पाएगा, तो ये हाइड्रोजन दे पाएगा इसका प्रोडक्ट, तो इसको लेकर आए। सो NADH प्लस H प्लस तो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ये तो NAD प्लस बना देगा, और ये हम इसका हमने रिडक्शन किया, C2H4O है, अभी एक हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, C2H5OH, 2 हाइड्रोजन ऐड करवा दिए। ठीक है, OH में भी एक H आया। सो यानी कि प्लस CO2 तो रहेगा ही, CO2 तो कहीं नहीं गया, ये CO2 रहेगा, इसका रिडक्शन हुआ तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, C2H5OH। सो दिस इज योर 2 कार्बन वाला अल्कोहल, दैट इज योर इथेनॉल। ठीक है, सो मैंने बोला था ना कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 भी प्रोड्यूस होता है, तो जब डिफरेंस करवाया था तब। सो अगर एक पायरुविक एसिड है तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिला, एक इथेनॉल मिला C2H5OH। ठीक है, NAD प्लस मिला, CO2 मिला, एक और चीज आपको प्रोडक्ट में मिलती है 2 ATP, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस भी हुआ है। ठीक है, 2 ATP आपको ग्लाइकोलाइसिस में मिलेगा ना। ओके,
और ये एक पायरुविक एसिड से, 2 पायरुविक एसिड के लिए गिनना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस, पहला स्टेप आपका ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप इज योर ग्लाइकोलाइसिस, यानी पायरुविक एसिड तो है, चलो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड तो बन गया है, ये यू है, सॉरी, पायरुविक एसिड। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप नहीं आता, तो सीधा अपन करते हैं रिडक्शन वाला स्टेप। यानी ये जो पायरुविक एसिड है उसको रिड्यूस करो, किसका यूज करोगे भी, ग्लाइकोलाइसिस में जो बना NADH+H+, उसका यूज करो, जो रिड्यूस है, यही हाइड्रोजन दे पाएगा पायरुविक एसिड को, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड टाइप का फर्मेंटेशन है, तो रिड्यूस होके बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस NAD+। सो ये तो एक पायरुविक एसिड का कैलकुलेशन करे तो एक लैक्टिक एसिड और एक NAD+। CO2 यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है, 2 ATP तो बनेंगे ही। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस के वक्त 2 ATP बनते हैं, वी ऑल नो दैट, ओके। यहाँ पे आप एक चीज याद रखो, अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन है वो ईस्ट में होता है एंड कुछ प्लांट्स में भी होता है, जिनको जो जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई हो, सो नीचे से वाटर लॉग हो गया होगा तो वाटर के साथ उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा, यानी जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो एनारोबिक फर्मेंटेशन कर लेंगे, तो ऐसे प्लांट्स में होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उनमें होता है। और इवन यूकैरियोट्स में भी फर्मेंटेशन, ऐसा नहीं कि यूकैरियोट्स में नहीं हो सकता, हमारे मसल्स में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, यानी बहुत सारा रेस्पिरेशन होता है, मतलब ग्लूकोज का O2 ऑक्सीडेशन होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, O2 एक टाइम पे खत्म हो जाता है इसकी वजह से, तो फिर O2 बचता ही नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, तो यूकैरियोट्स में भी फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है। सो NCERT इसकी एक बार हम पढ़ लेते हैं। 3 मेजर वेज बताई पायरुविक एसिड, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करे या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करे, अगर एनारोबिक कर रहा है तो, या तो वो एरोबिक करे, ये दोनों किस में आ जाएंगे, एनारोबिक में आ जाएंगे। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन मैनी प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है एनारोबिक कंडीशंस में, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी हो सकता है फर्मेंटेशन। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, ईस्ट, ईस्ट जो है वो यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर भी, ठीक है, इसलिए बोला है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी हो सकता है, प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में हो रहा है भाई, जस्ट अ मिनट, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में हो रहा है जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो, सो बोला है कि प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है। और ईस्ट जो है वो अल्कोहलिक टाइप के फर्मेंटेशन में, ईस्ट में अल्कोहलिक टाइप का फर्मेंटेशन है, तो बोला यूनिसेलुलर यूकैरियोट में भी हो सकता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू दिस, हाउएवर ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट क्रेब्स साइकिल। हाँ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए तो हम आगे बढ़ेंगे भाई, लिंक भी आएगी, क्रेब भी आएगी, ETS भी आएगी, ठीक है। नाउ आपका फर्मेंटेशन जो है उसके बारे में हम देखते हैं। Oh, just a minute. Yeah. Fermentation. In fermentation, say by yeast. Okay. Okay, okay, okay. अब एंजाइम जो है वो मैं आपको लिखवाना भूल गई, ठीक है। ये वाली स्लाइड थी आई गेस, नहीं 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 नहीं, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे जो आपका एंजाइम होता है, जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज योर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज,
और यहाँ पे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज को एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज Mg+2x। एमसीक्यू में आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है रिडक्शन स्टेप में, दैट इज योर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अब यहाँ पे भी जोल है, देखो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कब बोल सकते थे अपन, देखो ये C2H5 हुआ जब इसमें कन्वर्ट होता CH3CHO में, उल्टा रिएक्शन होता, तो बोल सकते थे कि अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, अल्कोहल में से हाइड्रोजन गया, मतलब यहाँ पे भी उल्टे रिएक्शन वाला एंजाइम सीधे रिएक्शन में दिया है, बट फिर भी दिया है तो हमें याद रखना पड़ेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ओके, एंड यहाँ पे भी आपका एंजाइम है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस रिडक्शन वाले, जैसे यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस रिडक्शन वाले स्टेप में यहाँ पे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस है। ओके, LA फॉर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस वही है, एनसीईआरटी में दिया है, अभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कहा गया अपना, इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट, ईस्ट कौन सा होता है भाई, अल्कोहलिक। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव अंडर एनारोबिक कंडीशन फर्मेंटेशन। एनारोबिक में होता है बाय सेट ऑफ रिएक्शन, जब पायरुविक एसिड जो है वो CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। NAD+ भी बनता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब होता है तो CO2 भी बनता है, इथेनॉल भी बनता है, NAD+ भी बनता है, एक पायरुविक एसिड के प्रोडक्ट है। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन अल्कोहल, तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के डीकार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस रिडक्शन वाले स्टेप में, उसके थर्ड स्टेप में यूज होता है, कैटालाइसिस रिएक्शन। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड रिडक्शन वाले स्टेप में। द स्टेप इन स्टेप है द, यहाँ पे दिए गए, इन एनिमल सेल ऑल्सो लाइक मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ऑक्सीजन इनएडिक्वेट हो जाता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि मसल एनर्जी की बहुत नीड होती है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, ग्लूकोज का O2 यूज हो जाता है, फिर O2 तो मिलता ही नहीं है, तो फिर वहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड बोलो या लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस बोलो, एक ही बात है। रिडक्शन वाले स्टेप में सेकंड नंबर का जो स्टेप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलाइसिस और रिडक्शन, तो रिडक्शन वाले स्टेप में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज होता है। और यहाँ पे जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है NADH+ प्लस NADH+ H+ इज रीऑक्सीडाइज टू NAD+। ठीक है, सो NAD+ यहाँ पे भी मिलता है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को वो रिड्यूस करता है, सो उसे आप क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को वो रिड्यूस करने वाला है, दूसरे में वो हाइड्रोजन देने वाला है, किस में, NAD+ को नहीं भाई, किसको हाइड्रोजन देने वाला है, वो रिडक्शन वाले स्टेप में पायरुविक एसिड को देने वाला है। ठीक है, या फिर हाँ पायरुविक एसिड को देने वाला है। ठीक है, सो विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD+। अब यहाँ पे रीऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना। ठीक है, सो यहाँ पे जो है NAD+ में वही तो हो रहा है, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव ही हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होके प्रोडक्ट्स पायरुविक एसिड में जा रहा है और अल्टीमेटली आपका क्या बन रहा है, NAD+ बन रहा है। रीऑक्सीडाइज क्यों, क्योंकि ये NAD+ दूसरी बार रीऑक्सीडाइज हो रहा है। पहली बार ग्लाइकोलाइसिस में जब NAD+ से NADH+ H+ बना, ठीक है, NADH+ H+ बना यानी कि ऑक्सीजन NAD+ से NADH+ H+ बना यानी कि वो रिड्यूस हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, रीऑक्सीडाइज। इतने झंझट ये आपको ETS जब मैं पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये टर्म याद रखो कि NAD+ 2 बार ऑक्सीडाइज होता है इन बोथ द प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब रीऑक्सीडाइज होता है, वापिस से ऑक्सीडाइज होता है, ये ऑलरेडी ETS से आया है। ETS में आप पढ़ोगे जो NADH होता है वो NAD++ H+ में कन्वर्ट होता है, यानी उसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, यानी वो ऑक्सीडाइज ऑलरेडी होके हुआ, ETS से होके हुआ आता है, फिर ग्लाइकोलाइसिस में आता है। समझ आया, इसलिए रीऑक्सीडाइज टर्म है, बट इस पे आप इतना फोकस मत करो। रीऑक्सीडाइज टर्म पे इतना याद रखो कि NADH+ H+ से आपको अल्टीमेट जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज योर NAD+। ठीक है, in both lactic acid and alcohol fermentation not much energy is released, less than 7% आपकी एनर्जी रिलीज होती है, less than 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट, और सभी से ATP नहीं बनता, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP बनते हैं। अल्कोहल और एसिड बनना वो हैजार्डस है, सो फर्मेंटेशन बहुत हैजार्डस है। नेट ATP गेन हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये सब कुछ हमें नहीं पढ़ना। ईस्ट
ईस्ट पॉइजन देमसेल्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो ईस्ट का जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो ईस्ट से ही अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, तो 13% तक 13% तक ठीक है, 13% से ज्यादा अगर प्रोड्यूस हुआ तो ईस्ट की डेथ हो जाती है। समझ आया? या अबाउट 13% उसके करीब करीब प्रोड्यूस हो तो ईस्ट की डेथ हो जाती है। सो व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। नेचुरली जो हम ये सब बेवरेज बनाते हैं, शराब वराब, तो उसमें जो वाइन वाइन बनाते हैं तो उसमें कितना परसेंटेज अल्कोहल होता है? नेचुरली जो बनाते हैं उसमें 13% ही होता है। आर्टिफिशियली आप उसको बढ़ा सकते हो ये अल्कोहल के कंसेंट्रेशन। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेज ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन? इससे ज्यादा फिर आपको बेवरेज में कैसे मिलता है? तो इससे ज्यादा ना आपको डिस्टिलेशन से मिल सकता है। डिस्टिलेशन यानी आप बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेनन यूज करते हो। अल्कोहल में वाटर मिक्स होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। सो अल्कोहल जो होगा वो इवापोरेट कर जाएगा पहले ही। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है, यानी पहले अल्कोहल जो बॉइल कर जाएगा, उसको दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसको कंडेंस कर लेंगे, यानी उसमें से वाटर निकाल देंगे, तो उसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम उसका कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है, थ्रू डिस्टिलेशन बढ़ाते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो। What then is a process by which organism can carry out complete oxidation of glucose? Aerobic process है भाई, and extract the energy stored to synthesize a large number of molecule needed for cellular respiration। तो एरोबिक करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। यूकैरियोट्स में हम माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, एंड दिस रिक्वायर्स O2। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, और ये हायर ऑर्गेनिज्म में कॉमन है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम कल पढ़ेंगे। ओके ये वाली साइकिल में आपको बताया है कि ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब इन शॉर्ट ये जो आपको बताया है ना वो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस को शॉर्ट में बता दिया है। ओके देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक आना चाहिए, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है। ठीक है, सो 1 स्टेप इज मिसिंग हियर, और ये आपको सब दे दिया है। सो ये ग्लाइकोलाइसिस को शॉर्ट में दिया है, मतलब ये बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में ये ग्लूकोज से आपका पायरुविक एसिड बना, पीईपी बना, फिर जो पायरुविक एसिड बना उसके 2 फेट हैं, या तो वो यहाँ पे जाके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर ले, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा तो NAD प्लस लैक्टिक एसिड बनेगा, या तो फिर यहाँ पे जाके वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर ले। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा तो NAD प्लस तो बनेगा ही, इथेनॉल भी बनेगा, लैक्टिक एसिड में इथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड बनेगा, इथेनॉल में अल्कोहलिक में लैक्टिक एसिड की जगह इथेनॉल बनेगा। यहाँ पे अल्कोहलिक में CO2 रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड टाइप के फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता है। ओके यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, देखना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पहले 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और उसी स्टेप में जब वो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, उसी स्टेप में ये वाला NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बनता है ना। ठीक है, और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। सो यहाँ पे बीच में एक स्टेप आना चाहिए कि भाई 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तब ये NAD प्लस NADH प्लस H प्लस, फिर 1,3-बिसफॉस्फो से 3 फॉस्फोग्लिसरिक बनता है, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर पायरुविक एसिड। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर पायरुविक, मतलब ये समझा है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, मतलब शॉर्ट में ये जो आपको दिया है वो आपको शॉर्ट में ग्लाइकोलाइसिस समझा दिया है। इन शॉर्ट ये फेट समझाना चाहते हैं कि फिर ये पायरुवेट का आगे ये 2 फेट हो सकते हैं, ऐसा। ओके सो आज हम इधर तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।